हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉरेस्ट्री इजी पे। टुडे वी विल डिस्कसिंग हियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। इन अर्लियर वीडियोस वी वर विद द सिल्वीकल्चर, पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर, है ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मेरी वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज की। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, मेनली हम जो आज बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ ट्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ट्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ ट्रीज। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इन तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ट्री। सो हियर व्हाट वी कंसिडर हियर इज डीबीएच एंड हाइट। डीबीएच हमने बता रखा है कि डीबीएच जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। जो लोग नए हैं, जो मेरे अर्लियर वीडियोस को नहीं देखे हैं, उसमें मैंने डीबीएच के बारे में बता रखा है, आप उसको जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डीबीएच क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जो साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ट्रीज को चार पार्ट में डिवाइड किया है, सीडलिंग, सैपलिंग, पोल एंड ट्री। अर्लियर वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो स्टेजेज ऑफ ट्री है होते हैं, जो ट्री जो डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है, पहले सीडलिंग, देन सैपलिंग, देन पोल एंड देन ट्री बनता है। ठीक है, तो साइज का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्री को चार भाग में बांट के रखा है, सीडलिंग, सैपलिंग, पोल एंड ट्री। सीडलिंग हम जानते हैं कि ऐसे प्लांट जिसकी हाइट क्या हो, 1.37 मीटर से कम हो या 1.37 मीटर तक ही हो, उसको हम लोग जनरली सीडलिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन सैपलिंग की अगर हम बात करें तो वैसे प्लांट जिनकी हाइट 1.37 मीटर से बढ़ के 3.05 मीटर तक रहे, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सैपलिंग करेंगे। ये जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ, ये इंडिया की मेजरमेंट है। ठीक है, कनाडा में अगर आप जाओगे तो फिर उसका अलग होता है। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड डायमीटर, यहाँ डायमीटर मींस डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आप उस प्लांट को आप सैपलिंग कंसीडर करोगे। वैसे प्लांट जिसकी जो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और 27.5 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसे प्लांट को हम लोग पोल कहेंगे। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर से कम रहा हो तो सैपलिंग कहेंगे। एंड ट्री किसे कहेंगे, तो वैसे प्लांट जिसकी जो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, उस प्लांट को हम लोग ट्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन की बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो पोजीशन का जो यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक, मान के चलिए फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में जो ट्री की पोजीशन होती है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ट्री को क्लासिफाई करते हैं। पोजीशन इन द सेंस की वर्टिकल पोजीशन, जो ट्री है उसकी हाइट जहां तक जा रही है, जो क्राउन उसका एक्सपैंड हो रहा है, उस पोजीशन की बात यहाँ की जा रही है। ये नहीं कि आप ऐसा मत सोचना कि जो लैंड पे लगा हुआ उसका पोजीशन क्या है, वो नहीं देखा जा रहा है। यहाँ वर्टिकल पोजीशन, जो हाइट और आपकी जो क्राउन एक्सपेंशन, उस पोजीशन की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ पोजीशन पे हम लोग कब क्लासिफाई करते हैं, जब जो हमारा फॉरेस्ट वो इवन एज फॉरेस्ट होता है। ठीक है, इवन एज फॉरेस्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मान के चलो, अगर एक फॉरेस्ट है, उसमें इवन एज प्लांट नहीं होंगे, इट मीन्स क्या है कि एक प्लांट जो है वो 100 साल पुराना है, एक प्लांट जो है आपने अभी लगाया है उसका 20 साल हो रहा है, एक प्लांट है जिसका 50 साल हो रहा है, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जो 20 ईयर्स का प्लांट होगा उसकी हाइट तो कम होगी, उससे ज्यादा 50 ईयर्स वाले की होगी और 100 ईयर्स वाले की उससे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये इम्पार्शियलिटी हो जाएगी। इसीलिए जो पोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग जब भी ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, इधर वो डोमिनेंट ट्रीज है, प्रीडोमिनेंट ट्रीज है, कोडोमिनेंट ट्रीज है, तो हम लोग ऐसे फॉरेस्ट में ये क्लासिफिकेशन करते हैं पोजीशन के आधार पे, जो कि इवन एज फॉरेस्ट हो। इवन एज फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एज। ठीक है, एज क्लास जो होता है वो सिमिलर होना चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है डोमिनेंट ट्री, देन प्रीडोमिनेंट ट्री, देन कोडोमिनेंट ट्री, then dominated tree, then suppressed tree, then dead and moribund tree, disease tree, reproduction tree and over mature tree। ठीक है, अब आइए हम लोग इन सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिए, डोमिनेंट ट्री नाम से यहाँ क्या पता चल रहा है, ऐसे ट्री जो क्या है सबसे डोमिनेंट हो,
है ना। दीज ट्रीज आर these are the trees having wide crowns above the level of the forest canopy। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले एक टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फॉरेस्ट कैनोपी किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ फॉरेस्ट तो वहाँ क्या है, काफी सारे पेड़ होंगे, काफी सारे पेड़ होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, कहीं ना कहीं है वो आपस में जो बड़े होंगे ग्रो करेगा तो क्या है, जो क्राउन है उसका क्राउन क्या होता है, आपस में ओवरलैप करता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रीज हैं वो पैरेलली ग्रो कर रहे होंगे, इधर उधर जो ग्रो हो रहा होगा, तो क्या है कि सभी के क्राउन्स क्या है आपस में वो कनेक्ट कर करके एक लेयर फॉर्म करते हैं। उस लेयर जो फॉर्म होता है उस लेयर को हम लोग एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है, और डोमिनेंट ट्रीज क्या है, वैसे ट्री जो कि क्या है फॉरेस्ट कैनोपी से भी ऊपर निकल आते हैं, है ना, उसको हम लोग डोमिनेंट ट्री कहते हैं और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दे रिसीव द सनलाइट फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम दी साइड्स। अब जाहिर सी बात है कि वैसे ट्री जो कि क्या है, जो फॉरेस्ट कैनोपी है वो उससे भी ऊपर आ गया है, तो सनलाइट डायरेक्ट उसे पड़ेगा, ऊपर से भी पड़ेगा और साइड साइड से भी पड़ेगा। ठीक है, ये जो है इसको आपको याद करके रखना है, ये आईसीआर के एग्जामिनेशन में, एसआरएफ और जीआरएफ में काफी बार पूछा गया है कि वैसे ट्रीज का नाम बताइए जो कि सनलाइट जो है वो एवब से भी मिलता है डायरेक्ट और साइड से भी मिलता है डायरेक्ट। तो ऑप्शन उन्होंने दे रखा था डोमिनेंट ट्री, डोमिनेटेड ट्री, है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को हमेशा यही करते हैं, डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए डोमिनेंट ट्री में भी हम लोगों ने सब डिवाइड करके रखा है, एक है प्री डोमिनेंट ट्री एंड दूसरा आपका है कोडोमिनेंट ट्री। ठीक है, तो अब देखिए प्रीडोमिनेंट ट्री क्या होती है, दीज आर द टॉलेस्ट ट्री दैट डिटरमाइन द जनरल टॉप लेवल ऑफ द कैनोपी। ठीक है, हमने जैसा यहाँ बात आपको बताया कि फॉरेस्ट कैनोपी जो होता है उससे भी जो ऊपर आके पौधे जो पेड़ निकल आते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्री बोलते हैं। अब डोमिनेंट ट्री में भी डोमिनेटेड प्री डोमिनेटेड ट्री क्या है, जो कि सबसे ज्यादा टॉल होते हैं, है ना। जो डोमिनेंट ट्री में भी जो सबसे ज्यादा टॉल होगा उसको हम लोग प्रीडोमिनेंट ट्री बोलते हैं और जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल D1 से। ठीक है, चूंकि डोमिनेंट ट्री का ही सब पार्ट है तो कैपिटल डी और 1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो D1 से आप प्रीडोमिनेंट ट्री को डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम वर्टिकल कंपटीशन। अब सबसे ज्यादा ये लंबा है तो कंपटीशन तो यहाँ नहीं रहता, तो इसमें कंपटीशन जो है बिल्कुल नहीं होती है। अब देखिए कोडोमिनेंट ट्रीज में बात करें तो ये क्या है, ट्रीज जनरली विथ लार्ज क्राउन अबाउट एंड हाइट अबाउट 5/6 ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज। यहाँ पे क्या है, कोडोमिनेंट ट्री क्या है, इनका भी क्राउन जो होता है काफी अच्छा खासा बड़ा होता है और ये क्या है, जो कैनोपी है फॉरेस्ट कैनोपी से ये भी ऊपर होते हैं और यूजुअली जो इनकी हाइट होती है 5/6 होती है डोमिनेंट ट्रीज की। अब यहाँ डोमिनेंट ट्रीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना, डोमिनेंट ट्री इट मीन्स यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो डोमिनेंट ट्री यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा लंबा ट्री हम लोग का क्या है, प्री डोमिनेंट ट्री जो सबसे टॉलेस्ट ट्री होती है, इस अकॉर्डिंग जो कोडोमिनेंट ट्री है, कोडोमिनेंट ट्री जो होती है 5/6 होती है हाइट में किसकी, प्रीडोमिनेंट ट्रीज की। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंट ट्री कहलाती है। कोडोमिनेंट ट्री में हम देखिए ये सनलाइट जो इसको कहाँ से मिलता है, सनलाइट रिसीव करता है ये एबव से डायरेक्टली एंड पार्शियली फ्रॉम साइड। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि ऊपर से तो इसको मिल जाता है लेकिन साइड साइड से इसको लाइट पार्शियली हल्का फुल्का मिलता है। हल्का फुल्का क्यों मिलता है, रीजन क्या है, देखिए हमने क्या लिखा है, ट्री जनरली विथ लार्ज क्राउन। ठीक है, तो कोडोमिनेंट ट्री जो है, मान के चलिए आपका 10 कोडोमिनेंट ट्री एक जगह, तो क्या सभी का क्राउन लार्ज होगा, वो क्राउन क्या है आपस में कोलैप्स होगा, तो साइड वाइज जो होती है सनलाइट वो कम पहुंचती है, मेनली जो डायरेक्ट सनलाइट मिलती है एबव से मिलती है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल D2 से। ठीक है, अब क्या है फर्दर हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या पढ़ा था, डोमिनेंट ट्री। डोमिनेंट ट्री को हम लोग डिवाइड किए किस किस में, प्री डोमिनेंट देन कोडोमिनेंट। अगेन हम लोग कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट ट्री को, सॉरी यहाँ प्री डोमिनेंट होगी, अगेन हम लोग प्री डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट ट्री को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया है, इनको इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला तो ट्रीज विथ नॉर्मल क्राउन डेवलपमेंट एंड गुड स्टेम फॉर्म डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, इसमें भी क्या है, वैसे ट्री जिनका क्राउन डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ हो और स्टेम जो हो अच्छा हो। स्टेम अच्छा हो इसका मतलब क्या है,
जो स्टेम फॉर्म है, देखिए यहाँ एक टर्म यूज किया गया स्टेम फॉर्म। स्टेम फॉर्म का मतलब ये है कि अगर वो बेस एरिया से, ठीक है, ग्राउंड से अगर उसकी जो विड्थ है, ठीक है, डायमीटर है उस ट्री की, अगर वही डायमीटर वो मेंटेन करके वो ऊपर तक जा रहा है तो उसे बोलते हैं कि स्टेम फॉर्म उसका सही है। अगर आपने देखा हो कि कोई पेड़ जो नीचे से मोटा और ऊपर जाते जाते पतला हो गया तो वो टैपरिंग होता है, ठीक है। ये जो फेनोमेना है, जो नीचे से धीरे धीरे विड्थ उसकी ऊपर कम होती जाती है, डायमीटर कम होते जाता है, इसको हम लोग टैपरिंग कहते हैं। और जब टैपरिंग ज्यादा होगा तो स्टेम फॉर्म जो होता है वो अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे ट्रीज जिसका क्राउन डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ हो और स्टेम फॉर्म अच्छा हो, इसको हम लोग जनरली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ट्री ऐसे ट्री जिसमें क्या है, स्टेम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो। डिफेक्ट जैसे मैंने बताया आपको, टैपरिंग इशू ज्यादा हो जा रहा है, या डिजीज है, या कुछ हॉलो है, ठीक है, काफी ज्यादा ब्रांचिंग्स हैं, तो ये सारे डिफेक्ट जो हो वो हो, या नहीं तो क्राउन में कुछ डिफेक्ट हो, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। एक है स्मॉल ए से डिनोट करते हैं किसको, जिसका क्राउन डेवलपमेंट अच्छा हो और स्टेम फॉर्म भी अच्छा हो। दूसरा क्या है कि जिसका क्राउन डेवलपमेंट भी सही ना हो या फिर स्टेम भी सही ना हो, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगेन क्या है, बी वाले जो ट्रीज हैं, बी वाले जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जिनका स्टेम जो है और क्राउन जो है डिफेक्टिव हो, उसको अगेन हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, B1 B2 B3, ठीक है। ये जितने भी क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चैंपियन एंड सेट की क्लासिफिकेशन देखोगे तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको ट्रीज वगैरह जो मिलते हैं वो B1 से मिलेंगे, B2 से मिलेंगे, और कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है भी कि B1 जो ट्री है या फिर के से आप किस ट्री को डिनोट कर रहे हो, बताओ, डिजीज ट्री है, डोमिनेटेड ट्रीज है, को डोमिनेटेड ट्रीज है, तो ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये सभी आपको बताना उचित समझा। सो देखिए, B1 ट्री किसे कहते हैं, ट्रीज विथ क्राउन स्पेस स्क्रैम्बल्ड बाय द एडजॉइनिंग ट्री। वैसे ट्रीज जो कि क्या है, जिनका स्टेम तो डिफेक्टिव है ही, क्राउन वगैरह डिफेक्टिव है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो उसके जो क्राउन है ना अच्छा से, वो क्या है कि एक दूसरे में ज्यादा ओवरलैप हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ट्रीज को हम लोग बोलते हैं B1 ट्री। B2 ट्री क्या है कि बैडली स्पेस ट्री, ठीक है, स्टेम भी उनका डिफेक्टिव है, क्राउन भी डिफेक्टिव है, और क्या है कि वो अच्छे से वेल स्पेस्ड भी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप किया हुआ है पूरा प्रॉपर, दोनों ट्री अच्छा से ग्रो नहीं कर पा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है, तो ये B2 ट्री में कैटेगरी में आता है। एंड देन B3 क्या है कि वैसे ट्रीज जो कि क्या है, जिनमें फॉकिंग इशू हो। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आप नया देख रहे हैं, ट्रीज विथ फॉग ब्लेडर स्टेम। और फॉग ब्लेडर स्टेम क्या है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए फॉग ब्लेडर स्टेम क्या है, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मली क्या है, हम लोगों का जो ट्री जो है, जो टिम्बर हम लोग को चाहिए होता है, टिम्बर का वैल्यू मार्केट में तभी ज्यादा होता है जब आपको जो पेड़ है वो काफी सीधा मिले, ठीक है, एकदम जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट टिम्बर जो होता है और गर्थ में मोटा हो, तो उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है वो काफी अच्छा मिलता है। लेकिन वही अगर ट्री जो है, ये देखिए जो वाई है ना, इसको आप समझिए, ये नीचे से ट्री ग्रो करते करते ये सीधा ना जाने के बदले क्या होगा, ये आप एक इधर चला गया ब्रांच और एक इधर चला गया ब्रांच, ये वाई शेप में अगर ट्री ग्रो हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉक हो गया। ये फॉक होना ये एक तरह का डिफेक्ट है। जब क्या होता है कि ट्री जो है, लीडिंग शूट जो होता है, लीडिंग स्टेम जो होता है, वो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो उससे क्या होता है कि आपको उसमें बीच में जो एक गांठ पड़ जाता है, नॉट यहाँ पे हो जाता है, जो ट्री के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे वो गांठ पड़ जाता है, और गांठ पड़ जाता है तो फिर वो जो ट्री है, वो जो टिम्बर है, वो फिर आपका जो हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्रीज में वगैरह में जो यूज होता है वो वहाँ पे वो यूज नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्टिव ट्रीज को हम लोग B3 के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सी। स्मॉल सी से किस ट्री को डिनोट करते हैं, तो वैसे ट्रीज दैट हैव डिफेक्टिव स्टेम्स एंड क्राउन वेरी मच, ठीक है, जिनमें बहुत ही ज्यादा डिफेक्ट हो, काफी ज्यादा, उसको हम लोग सी से, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। देन है स्मॉल डी। स्मॉल डी से किस ट्री को डिनोट करेंगे, तो थिन बोल्ड, ठीक है, ऐसे ट्री जिनकी बोल जो है काफी पतली होती है। यहाँ एक और नया टर्म आप लोग को दिख रहा होगा, बोल। अब जिन जो लोग फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए टर्म समझना मुश्किल है, बोल क्या है। देखिए बोल हो गया, स्टेम हो गया, टिम्बर हो गया, है ना, पोल हो गया, तो ये सब क्या है ना कुछ बहुत हद तक सिमिलर टर्म है। जो
ट्री ग्रो करता है ना, तो ट्री का जो मेन स्टेम होता है, जिसको हम लोग मोटा सा जो राउंड जो होता है, जो उसको अगर आप फेल करोगे तो जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला रूट पोर्शन, ऊपर वाला क्राउन पोर्शन, फॉलिएज पोर्शन, और बीच वाला जो पोर्शन रहता है एकदम स्ट्रेट पोर्शन जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोल। ठीक है, तो वैसे ट्री जिसका जो क्या है बोल का हो, क्या काफी थिन हो, ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और जनरली ऐसे ट्री क्या होते हैं, ऐसे ट्रीज को भी जो कि विदाउट सपोर्ट दूसरे ट्री का ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उस ट्री को भी हम लोग स्मॉल डी के कैटेगरी में रखते हैं। अब चलिए, डोमिनेंट ट्री हमने देखा। दूसरा ट्री है डोमिनेटेड ट्री। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन डोमिनेंट ट्री एंड डोमिनेटेड ट्री। ठीक है, डोमिनेंट ट्री क्या है कि जो कि डोमिनेंट हो चुके हैं, फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। और डोमिनेटेड ट्री क्या है कि डोमिनेट कर रहे हैं, ये डोमिनेशन पे है, यहाँ ये डोमिनेंट नहीं हुए। ठीक है, तो वैसे समझने की कोशिश कीजिए। trees which do not form trees which do not form part of the uppermost leaf canopy। ऐसे ट्रीज जो कि सबसे ऊपर वाले जो कैनोपी होते हैं, उसका जो है वो उससे नीचे रहते हैं, मतलब वो पार्ट वो नहीं फॉर्म करते। जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो वो रहता है आपका डोमिनेंट। ठीक है, और उसके बाद वाला लेयर जो होता है, जो सब डोमिनेंट ट्रीज के बाद का जो लेयर होता है, वो आता है आपका डोमिनेटेड ट्रीज का। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है, दो पार्ट है क्या, डी ए एंड डी बी, यानी डोमिनेटेड ए डोमिनेटेड बी। ट्रीज विथ नॉर्मल क्राउन डेवलपमेंट एंड गुड स्टेम फॉर्म। देखिए ये दोनों क्राइटेरिया हर एक जगह हमने पहले भी पढ़ा था। ये देखिए कि ए और बी हमने यहाँ डिवाइड किया है। ये देखिए, ट्रीज विथ नॉर्मल क्राउन डेवलपमेंट एंड गुड स्टेम डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, अगर स्मॉल ए कहीं सिंपल लिखा रहा तो यहाँ हम लोग को ये समझना है कि ये को डोमिनेंट ट्री का पार्ट है। ठीक है, और वही यहाँ पे स्मॉल डी के साथ स्मॉल ए लिखा है, दैट मीन्स ये डोमिनेटेड ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये सब चीज नोट करके रखना होगा, ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट उसी तरह स्मॉल डी स्मॉल बी, दैट मीन्स ट्री विद डिफेक्टिव स्टेम और क्राउन। ठीक है, देन आपका है सप्रेस ट्री। सप्रेस ट्री नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इस ट्री को सप्रेस किया जा रहा है बाकी ट्रीज के द्वारा। ठीक है, trees overtopped by large trees that receive no full and direct sunlight from above or the sides। ठीक है, वैसे ट्रीज जिसको कि क्या है बाकी बड़े बड़े पेड़ों के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है ना। और सप्रेस होने के कारण क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं मिल पा रहा है बेचारे को, ना ही ऊपर से डायरेक्ट मिल पा रहा, ना ही साइड से मिल पा रहा। वैसे ट्री को हम लोग सप्रेस ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है, अक्सर एग्जाम में आता है, आईसीआर के एग्जाम में तो काफी पूछा गया है। इसकी जो हाइट होती है, पूछ लेते हैं एग्जामिनर की, ऐसे ट्रीज को बताइए जिसकी हाइट जो है 1/2 या फिर 5/8 हाइट होती है बेस्ट ट्रीज के कंपेयर में। बेस्ट ट्रीज इट मीन्स यहाँ बेस्ट ट्रीज हो जो भी ट्री हो, यहाँ पे आपको डोमिनेंट ट्री लेके चलना है। डोमिनेंट ट्रीज मीन ये वाली ट्री जो मैं बता रहा हूँ, इसको लेके चलना है। ठीक है, बेस वही होता है, इसी से सारे का हाइट मेजर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे भी है 5/6 हाइट ऑफ द डोमिनेंट ट्री। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी जो हम लोग हाइट ले रहे हैं 1/2 और 5/8 ऑफ द हाइट ऑफ द बेस्ट ट्री, है ना, तो वो सप्रेस्ड ट्री कहलाएगा। ठीक है, मान के चलिए अगर एक डोमिनेंट ट्री है, उसकी हाइट मान के चलिए आप 100 मीटर, सपोज आप मान के चलिए 20 मीटर है, तो सप्रेस्ड ट्री की हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर के अराउंड, या 10 मीटर से कम होगा तो वो आपका सप्रेस्ड ट्री में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डेड एंड मोरिबन ट्री। ठीक है, देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, वैसे ट्री जो क्या मरे मरे पे हैं। ठीक है, दिस क्लास इंक्लूड्स ट्री दैट आर बेंट ओवर एंड बैडली लीटिंग ट्री। ठीक है, ऐसे ट्री जो कि काफी ज्यादा बेंड है ना। हम लोगों को टिम्बर जो चाहिए क्या चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, हेल्दी चाहिए, बस ऐसे ट्री जो कि काफी ज्यादा बेंड है, मुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि भी आपने आसपास के ट्रीज वगैरह देखते होंगे कि ऐसे ट्रीज क्या है कि जो ग्रो तो पहले सीधा जो जिनका जो ग्रोथ तो है पहले सीधा वो लोग ग्रो करते हैं, लेकिन बाद में क्या है वो ट्री जो है डाउन साइड मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाएगा या फिर इधर मुड़ जा रहा है। ठीक है, बेंड हो जाता है। तो ये ट्री जो है डेड एंड मोरिवेंट ट्रीज के क्राइटेरिया में आता है, और इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन ए डिजीज ट्री। वैसे ट्री जो है कि क्या है काफी ज्यादा डिजीज वगैरह हो या पैरासाइट का अटैक हो उस पे। ठीक है, ऐसे ट्रीज दैट ट्रीज इंक्लूडिंग विच आर इंक्लूड ट्री विच आर इन्फेक्टेड विद पैरासाइट स्टॉप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे पेड़ पे वो अपना फूड वगैरह बनाते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे ट्री जिनके ऊपर पैरासाइट्स हो जाए या फिर डिजीज हो जाए, तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ काफी इफेक्ट हो जाता है उस ट्री का, और उस ट्री को हम लोग
डिजीज ट्री के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल के से। ये जो क्वेश्चन है ये आईसीआर में काफी पूछा गया है कि ट्री, ऐसे ट्री का नाम बताइए जिसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं ना, काफी बार पूछा गया है। देखिए इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग रखते हैं, के ए एंड के बी। के ए मीन्स डोमिनेट एंड के बी मीन्स डोमिनेटेड और सप्रेस्ड ट्री, ठीक है। तो डिजीज ट्री में भी हम लोग दो पार्ट कर दिए, के एंड के बी, ठीक है। अगर वो मान के चलिए डोमिनेंट ट्री है, ठीक है, और उसमें बीमारी वगैरह लग गया या पैरासाइट्स का अटैक है तो उसको के ए से डिनोट करेंगे। और मान लीजिए कि डोमिनेटेड ट्री है या सप्रेस्ड ट्री है, जैसा हमने यहाँ पिछले स्लाइड में देखा, डोमिनेटेड ट्री है या सप्रेस्ड ट्री है या फिर डोमिनेंट ट्री है, तो वैसे केस में क्या है, हम लोग के ए और के बी से डिनोट करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ट्री चाहे वो सबसे ज्यादा टॉल हो या सबसे ज्यादा शॉर्ट हो, बीमारी तो दोनों में लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि बीमारी बोलेगी नहीं भाई आप डोमिनेंट हो, आपकी हाइट अच्छी खासी है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो क्लासिफिकेशन है के और के बी से किया गया है, ठीक है। अगला ट्री है रिप्रोडक्शन ट्री। रिप्रोडक्शन ट्री नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ट्री जो बेसिकली रीजनरेशन पर्पज के लिए होते हैं ना, इनको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। देन ओवर मैच्योर ट्री, ऐसे ट्री जो कि अपनी मैच्योरिटी लेवल को अटेन कर चुके होते हैं, है ना, इसको वेटरन्स भी कहा जाता है, इसको स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ट्री, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन बचा हम लोगों का, ये क्लासिफिकेशन बाय द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के आधार पे हम लोग ट्री को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो चार पार्ट में किए हैं, क्रूक्ड और फॉक ट्री, रॉटन ट्री, देन वुल्फ ट्री एंड वीट ट्री। देखिए मैंने बात किया था फॉक का मतलब, मैंने पिछले बार बताया, क्रूक्ड मतलब जो रप्चर वगैरह हो जाता है वो है, और जो है फॉक ट्री जो है वो क्या है, वाई शेप में जो लीडिंग स्टेम होता है वो क्या आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉट फॉर्म हो जाता है, जिस कारण तो ये इसको हम लोग फॉकिंग कहते हैं, ठीक है। इस फेनोमेनन को फॉकिंग कहते हैं, जब एक ट्री सीधा ग्रो करते करते दो भाग में बढ़ जाता है, किधर चला गया किधर, वाई के जैसा। जनरली हैव क्रूक्ड स्टेम और फॉक्ड इन नेचर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रूक्ड और फॉक्ड ट्री बोलते हैं। देन रॉटन ट्री। रॉटन ट्री क्या है, जनरली ऐसे ट्री की मान के चलिए अगर फॉरेस्ट है, कहीं आग लग गई गलती से, ठीक है, कुछ पेड़ क्या है कंप्लीटली बर्न हो गए, कुछ पेड़ आपको क्या मिलेंगे कि वो पार्शली बर्न होते हैं, ठीक है, आधा जल गया आधा बेचारा बच गया, कुछ झुलस गया, ठीक है। तो वो जो बर्न हो जाता है वो दाग, जैसे आप सुनते होंगे कि कोई आदमी आग में जल गया बेचारा उसमें दाग लग गया, तो दाग क्या होता है जीवन भर का, उसी तरह ट्रीज के केस भी है। तो वैसे ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉटन ट्रीज बोलते हैं, ठीक है वो, या फिर वैसे ट्री जो कि अंदर से हॉलो हो तो उसको भी हम लोग रॉटन ट्रीज की क्राइटेरिया में रखते हैं। देन है वुल्फ ट्रीज, ठीक है, नाम से ही काफी देखिए एनर्जेटिक लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा ट्री जो विगरस इन ग्रोथ होता है, काफी ज्यादा अच्छा खासा होता है, जो ग्रोथ जो होता है वो काफी करता है, बट यूजुअली क्या होता है उसका फॉर्म सही नहीं होता। फॉर्म सही नहीं होना मतलब क्या, टैपरिंग इशू बहुत ज्यादा होता है, मीन्स क्या, बेसल एरिया से उसका जो विड्थ रहता है, ट्री का बेस जो रहता है ऊपर जाते जाते वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका जो टैपरिंग इशू है उसका फॉर्म सही नहीं मिलता, ठीक है। तो वैसे ट्री जो इसका ग्रोथ रेट तो अच्छा है लेकिन फॉर्म सही नहीं रहता। और क्या है कि जब ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, जैसे कि आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वीड्स का नाम आपने सुना होगा, वीड्स में लैंटेना कैमरा, वो क्या होता है कि अगर एक जगह कहीं अगर वो ग्रोथ कर गया है, ठीक है, तो क्या होता है पूरा एरिया को कवर कर लेता है, पूरा एरिया को कवर कर लेगा तो क्या है कि बाकी ट्रीज वहां पे फिर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, एरिया कवर कर लिया आपको लैंटेना। अब लैंटेना का इकोनॉमिक यूज क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब, मीन्स इकोनॉमिक यूज है बट एज कंपेयर टू अदर ट्रीज उसका यूज काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, वुल्फ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि क्या है कि काफी ज्यादा स्पेस कवर कर लेते हैं लेकिन उसका फ्यूचर वैल्यू उतना नहीं होता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में वो अच्छे खासे इकोनॉमिक रिटर्न दे, ठीक है। तो वैसे ट्रीज को हम लोग वुल्फ ट्री बोलते हैं। देन है वीड ट्री, ठीक है, वीड ट्री मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऐसे ट्री जिसको हम लगाना नहीं चाहते लेकिन खुद से वो उगाएं, ठीक है, या जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही कम हो उस साइट पे, ठीक है ना। These are tree species having little or no economic value on a particular site, ठीक है। अब मान के चलिए हम चंदन की खेती कर रहे हैं, वहां पे हमने चंदन का पौधा लगाया, वहां पे आपको अमरूद का पौधा उग जा रहा है, नीम का पौधा उग जा रहा है, तो वो तो स्पेस तो ले ही रहे हैं, और हमको क्या चाहिए, एक चंदन का पेड़ जितना पैसा देगा उतना तो आप 1 हेक्टेयर में नीम की पौधा भी लगा दोगे तो भी उतना नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ऐसे ट्रीज को हम लोग वीज ट्रीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज को हम लोग कैसे क्लासिफाई किए थे, 3 पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट्री के लिए, है ना। सो आई होप कि आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पसंद आ रहा होगा और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि फॉरेस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करना ना भूलें। एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो, so that if my video requires any improvement, so I can do that for you. Okay, thank you and have a nice day.